जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता था, उसका हिंदुस्तान में इन्वेजन कैसे आया, हिंदुस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में उसके साथ, ठीक है, कितने हिस्से को हिंदुस्तान के उसने कब्जा किया। आज हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अलेक्जेंडर कहते हैं कि अलेक्जेंडर वो था जिसने पूरा का पूरा विश्व जीत लिया था। अलेक्जेंडर द ग्रेट इसीलिए कहा जाता था उसको। अच्छा, जब अलेक्जेंडर हिंदुस्तान आया तो फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या उसने हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया? क्योंकि देखो भैया, उस दौर में हिंदुस्तान पर कब्जा इसलिए लोग करना चाहते थे, हिंदुस्तान पर हमला भी इसीलिए करते थे ताकि हिंदुस्तान का जो रुपया पैसा है ना, उसके ऊपर कब्जा किया जा सके। ये जो बाबर, हुमायूं, अकबर, ये जो सारे के सारे लुटेरे हिंदुस्तान आए, ये क्यों आए, मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो भैया, उज्बेकिस्तान वगैरह के जो इलाका था ना, वहां पर खाने के लिए खाना तक नहीं होता था। अच्छा, इनको क्या पढ़ाया जाता था बचपन से कि एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां पर जमीन, हर जमीन के पद पर, हर कदम पर तुम्हारा सोना गड़ा पड़ा है। तो भाई एक बात बताओ, जिसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक, जवानी से लेकर तुम्हारा बुढ़ापे आने तक सिर्फ और सिर्फ गरीबी को ही देखा हो, तो वो हाथ पैर मारेगा ना। और ये साले हाथ पैर मारते थे हिंदुस्तान में आके। तो अलेक्जेंडर बाबू जब हिंदुस्तान आए तो क्या क्या हुआ, देखिए भैया। 4वीं सेंचुरी बीसी में पूरे विश्व को रूल करने के लिए दो पावर आपस में लड़ रही थी। जैसे आज एक दौर में, आज भी कह सकते हैं, वैसे आज तो अमेरिका ही रूल करती है पूरे विश्व को। एक दौर था 1945 से लेकर 1991, जब अमेरिका और रशिया आपस में लड़े, मतलब यूएसएसआर आपस में लड़े, कौन रूल करेगा वर्ल्ड को। ठीक उसी तरह 4वीं सेंचुरी बीसी में ग्रीक और ईरानियन ये आपस में लड़ रहे थे कि जो जीतेगा वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को लीड करेगा, हु इज द सुप्रीम ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड ग्रीक की तरफ से लीडर कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट, मकदूनिया का शासक, ठीक है, जिसने इवेंचुअली पूरे के पूरे ईरानियन एम्पायर को तबाह कर दिया, और तबाह करते हुए धीरे धीरे ईरान से भारत की तरफ बढ़ा। अच्छा, अलेक्जेंडर ने ना ही सिर्फ आपका एशिया माइनर को जीता, इसके अलावा इराक को भी हराया, ईरान को भी हराया, इन दोनों को रूल किया। एंड ईरान से ये भारत की तरफ बढ़ा, क्योंकि इसको भी बचपन से चूरन खिलाया गया था कि भारत में बहुत पैसा है, भारत में बहुत पैसा है, ठीक है। तो फिर ये आए हिंदुस्तान। देखिए, जब अलेक्जेंडर ईरान से निकलकर नॉर्थ वेस्ट पहुंचा, या अफगानिस्तान वाला इलाका पहुंचा, तो वहां पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन थी जो कि अलेक्जेंडर को सपोर्ट कर गई, मतलब जो कि अलेक्जेंडर के फेवर में थी। ये जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था, वहां पर कई सारी इंडिपेंडेंट मोनार्कीज रूल करती थी, जो आपस में लड़ते रहते थे कि कौन तुम्हारा इस पर्टिकुलर इलाके को रूल करेगा। जैसे आज अफगानिस्तान में अलग अलग आपके ट्राइबल फाइटर्स आपस में लड़ते रहते हैं ना, ट्राइबल ग्रुप अलग अलग लड़ते रहते हैं, तालिबान उसमें सर्वश्रेष्ठ है। ठीक उसी तरह उस दौर में भी नॉर्थ वेस्ट में इसी चीज को लेकर लड़ाई थी। इंडिपेंडेंट मोनार्कीज आपस में लड़ रही थी कि भैया कौन रूल करेगा नॉर्थ वेस्ट को। इन्हें क्या पता कि एक आ रहा है उधर से चलता हुआ। तो देखिए, आपस में ये लड़े, फायदा किसको मिला? अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर को यही चाहिए था कि ये आपस में लड़े, आपस में लड़ेंगे, फायदा मुझे मिलेगा। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को नक्शा दिखाना चाहता हूं। ये रहा इजिप्ट का नक्शा, और ये प्रेजेंट डे का मकदूनिया है। ये प्रेजेंट डे का मकदूनिया है। यहां से निकला पूरा, घूमते घामते इराक, ईरान को हराते हुए पहुंच गया काबुल पहुंच गया, ठीक है। और ये देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत की तरफ इसकी नजर थी। तो ग्रीस से निकलकर पूरा ऑल ट्रैवल कर ये कहां पहुंचा? सबको हराते हुए, इराक को, ईरान को, सबको हराते हुए पहुंचा ये अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है दोस्तों, अखवा नहीं है इसका, ठीक है, कि अलेक्जेंडर को
ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी नॉर्थ वेस्ट पर कब्जा करने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मोनार्कीज आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, अलेक्जेंडर ने इसी चीज का फायदा उठाया, मगर दो मोनार्की ऐसी थी, दो टेरिटरी ऐसी थी जिसके राजाओं ने अलेक्जेंडर को थोड़ी बहुत दिक्कतें प्रदान की। दो नहीं कह सकते, यूजुअली आप एक कह सकते हैं, जिसका नाम था पोरस, जिसका नाम था पोरस। ठीक है, जिसका किंगडम झेलम और चेनाब नदी के बीच में था। इसके अलावा एक राजा और था जिसका नाम था अंबी, जो कि तक्षशिला का राजा हुआ करता था। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा तक्षशिला। गांधार नरेश, गांधार राज शकुनी का नाम आप जानते होंगे। तक्षशिला मौर्यन एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रह चुकी थी। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, यहीं पर आपका पोरस का किंगडम था और यहां पर तक्षशिला में अंबी का किंगडम था। और यही दो मेनली राजा थे जिन्होंने कोशिश की अलेक्जेंडर को टक्कर देने की। पोरस ने तो भाई अच्छी खासी टक्कर दी। ये स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहा है वही पोरस है। अच्छा, तो ईरान को हराया। ईरान को जीतने के बाद अलेक्जेंडर पहुंचा कहां पर? काबुल। एंड काबुल से वो धीरे धीरे हिंदुस्तान की तरफ मार्च करने लगा। 326 बीसी में खैबर पास को पार कर कर इसने आपका हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। ठीक है, लेकिन देखिए पूरी तरह कदम नहीं रखा, क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान ये एक हुआ करता था। 5 महीने लगे उसको इंदस नदी पहुंचने में। एंड अंबी द रूलर ऑफ तक्षशिला रेडिली सबमिटेड टू द इन्वेडर। लेकिन जो अंबी है तक्षशिला का राजा, उसने ज्यादा मशक्कत की नहीं और उसने अलेक्जेंडर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक है, एंड उसने सरेंडर कर दिया। एंड उसके बाद आपका अलेक्जेंडर की आर्मी ने धीरे 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 अपनी चढ़ाई आगे बढ़ाई। लेकिन जब वो झेलम नदी के किनारे पहुंचा तो अलेक्जेंडर को पहली बार एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। और वो किससे मिला? पोरस से, जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। हां, अलेक्जेंडर ने पोरस को भले ही हरा दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास बड़ी विशाल सेना थी, अलेक्जेंडर के पास एक्सपीरियंस था। मगर पोरस ने उसको जिस तरह से रेजिस्ट किया, उसकी बहादुरी, उसका करज देखकर अलेक्जेंडर बड़ा प्रसन्न हुआ। एंड अलेक्जेंडर ने उसके किंगडम को वापस कर दिया, उसको अपना एलाई बना लिया। फिर धीरे 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 किधर बढ़ा? ब्यास नदी के पास। मगर भाई जैसे ही वो ब्यास नदी को क्रॉस करने के बारे में सोचने वाला था, उसकी आर्मी ने मना कर दिया कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इतने साल से युद्ध करते आ रहे थे, थक गए थे। और पता है, हिंदुस्तान में आकर उनको एक चीज पता चल गई थी कि यहां की जो आर्मी है उसको जीतना इतना आसान नहीं है जितना जीतना आसान था ईरानियंस को और बाकी सारे डायनेस्टी को। ठीक है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो इन लोगों ने आपका रिफ्यूज कर दिया अलेक्जेंडर की आर्मी ने कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अलेक्जेंडर की आर्मी ने यह कहा कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अलेक्जेंडर को इस बात का बड़ा बुरा भी लगा कि मतलब कहते नहीं है कि निवाला मुंह तक आने के बाद चला गया, लेकिन वो निवाला बड़ा खतरनाक था। अलेक्जेंडर अभी तक ईरानियंस को हराया था, इराक में उसने जो भी किया, लेकिन हिंदुस्तान में अगर पोरस, एक छोटे से किंगडम के राजा ने इतना तगड़ा रेजिस्टेंस दिया, वहां की आर्मी भाग गई थी कि भाई मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, वापस चलो, हम तो नहीं लड़ेंगे, तुम्हें लड़ना है तुम लड़ो। अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा एंड कुछ सालों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। देन देयर आफ्टर अलेक्जेंडर का एक दोस्त सेल्यूकस निकेटर हिंदुस्तान आया और वही हुआ जो अलेक्जेंडर के साथ नहीं हो पाया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और अफगानिस्तान का वो हिस्सा जो कि अलेक्जेंडर जीत चुका था, सेल्यूकस निकेटर को उसको वापस करना पड़ा। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कंधार, हेरात का इलाका इसको वापस करना पड़ा। तो अलेक्जेंडर आपका ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया, यहीं पर उसकी विजय यात्रा रुक गई, उसका जक्स्टापोज रुक गया और अलेक्जेंडर को बुरा बहुत लगा, मगर क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर अगर वो एंटर करता तो उसको
वो रेजिस्टेंस सहना पड़ता जो रेजिस्टेंस वो उम्मीद भी नहीं कर सकता था। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, उस दौर में मगध एम्पायर सबसे पावरफुल एम्पायर हुआ करती थी और उस पर नंद वंश का राजा था धनानंद, जिसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। और अलेक्जेंडर की आर्मी इस बात को भी जानती थी। अलेक्जेंडर की आर्मी एक चीज भाग गई थी, किताबों में लिखा हुआ था उस दौर के, कि हिंदुस्तान की आर्मी को आप नहीं हरा सकते, हिंदुस्तान के लोग बहुत अलग तरीके से लड़ते हैं। आप ईरान को हरा सकते हैं, आप इराक को हरा सकते हैं, मगर हिंदुस्तान को आप नहीं हरा सकते। अलेक्जेंडर की किस्मत अच्छी थी, वरना अलेक्जेंडर के साथ कुछ ऐसा हो सकता था कि जितना उनका प्राउड था, जितना उसका घमंड था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, नाम के आगे द ग्रेट कभी नहीं लग पाता। तो चलिए, हम हिंदुस्तानियों ने नाम का ही खौफ इतना काफी है, काम का क्या खौफ दिखाएंगे इनको, नाम ही का खौफ काफी है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि ये जो स्क्रीन पर आपको सेल्यूकस निकेटर नजर आ रहा है, ये तो बाद में आया। अच्छा, जब अलेक्जेंडर वापस जाने लगा तो अलेक्जेंडर ने वापस जाते वक्त भी छोटे छोटे किंगडम को जीता, गुस्से में था ना, क्या करता। ठीक है, 19 महीने वो उसी इलाके में रहा, 82 सदी को क्रॉस नहीं किया, एंड लिटिल बिट ऑफ थोड़ी बहुत लड़ाइयां वगैरह करता रहा। कई सारे कॉन्कर्ड स्टेट को जो उसने जीते थे वो वहां के रूलर्स को रिस्टोर्ड कर दिया, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी उसको सबमिट की कि हम भले यहां के राजा हैं लेकिन हमारे सोल आप हैं। ठीक है, चलिए उसकी खुद की टेरिटोरियल पोजीशन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अलेक्जेंडर जब वापस जा रहा था तो अलेक्जेंडर ने जितना भी हिस्सा जीता था ये नॉर्थ वेस्ट के इलाके में, उसने उसको डिवाइड कर दिया और 3 ग्रीक गवर्नरों के अंडर में उसको रख दिया। इसके बाद इसने कई सारी सिटीज को बनाया एंड वहां पर अब शासकों को नियुक्त किया कि इसको रूल करो, और यही सारी सिटीज में से कुछ सिटीज सेल्यूकस निकेटर हार गया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी सिर्फ इतनी सी थी हिंदुस्तान के इन्वेजन की, कि ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया हिंदुस्तान का, उखाड़ भी नहीं पाता। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए।